क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमारी एक्सरसाइज 4.2 कवर होगी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड आता है सीबीएसई बोर्ड्स में, और प्रॉपर्टीज को हम कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सही। तो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज है, साथ साथ लिखता भी रहूंगा, साथ साथ बताता भी रहूंगा। पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो अगर मैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं किसी भी मैट्रिक्स में, अगर मैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट था डेल्टा। ओल्ड लिख देता हूं इसको। और डेल्टा न्यू मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करा हमने इसमें और इसमें, सारे रोज को कॉलम बना दिया और कॉलम्स को रोज बना दिया। तो अगर रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, ये जो इनका रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने वाला ये ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी आएगा ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, थोड़ी देर में इसको पढ़ाऊंगा अलग से। तो रोज और कॉलम जब मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास है डेल्टा ओल्ड, ये हमारे पास है डेल्टा न्यू। तो हमारे पास डेल्टा ओल्ड जो होगा वो डेल्टा न्यू जो होगा दोनों बराबर होगा। तो क्या प्रॉपर्टी हुई पहली, कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं, उसमें सारी रोज कॉलम बन जाएगी, सारे कॉलम्स रोज बन जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास। सही है। एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप कहोगे उसको रिपीट कर दूंगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब हम चल रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी हमें कह दिया है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। याद है हमने ऑपरेशन पढ़ा था ऐसा, आर आई इंटरचेंज विद आर जे, या फिर सी आई इंटरचेंज विद सी जे। ये ऑपरेशन पढ़ा था ना, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, इस तरह का ऑपरेशन। तो इससे क्या होता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, दो रोज को आपस में इंटरचेंज करा या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करा, इससे होता क्या है हमारे पास, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा न्यू जो होगा वो मेरे पास माइनस ऑफ डेल्टा ओल्ड हो जाएगा। अगर मेरे पास पहले वैल्यू 5 आ रही थी तो अब क्या वैल्यू आने लगेगी, -5 आने लगेगी। पॉइंट क्लियर हुआ। और चेंज कैसे कर रहे हैं हम, मान लो कोई डिटर्मिनेंट था मेरे पास 1 2, वही ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसमें मैंने ऑपरेशन लगा लिया R1 इंटरचेंज विद R2। तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, 4 5 6 1 2 3 7 8 9, यही बनेगा। तो अगर इसकी वैल्यू, इसको मैं डेल्टा ओल्ड कह रहा हूं मान लो, और इसको मैं डेल्टा न्यू कह रहा हूं मान लो, तो मेरे पास क्या कहूंगा मैं, डेल्टा न्यू इज माइनस ऑफ डेल्टा ओल्ड। हालांकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये सिर्फ मैं प्रॉपर्टी समझाने के लिए कह रहा हूं आपको। हमेशा क्या होगा, अगर कोई एक रो या कॉलम आप इंटरचेंज करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो इसकी -5 हो जाएगी, इसकी 6 होगी तो इसकी -6 हो जाएगी, या इसकी -10 होगी तो इसकी 10 हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। तो जब भी मैं मान लो कॉलम कर लिया मैंने इंटरचेंज, कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3, तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका भी क्या होगा, माइनस ऑफ हो जाएगा। हाँ, एक चीज, अगर इसी को 2 बार लगा दिया मैंने, एक बार यहाँ रो चेंज करा फिर मैंने रो चेंज कर दिया, तो 2 बार माइनस साइन आएगा जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ।
तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें कि जब सारी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो पुराने डेल्टा और नए डेल्टा की वैल्यू सेम रहेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर सारे रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, पुराने वाला डेल्टा और नए वाला डेल्टा सेम होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आपने एक रो को चेंज करा है या फिर एक कॉलम को इंटरचेंज करा है, रो और कॉलम इंटरचेंज वाला ऑपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कॉलम को इंटरचेंज करा है या फिर एक रो को इंटरचेंज करा है तो जो डेल्टा न्यू आएगा वो माइनस ऑफ डेल्टा ओल्ड आएगा। इसका मतलब साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। पहले अगर वैल्यू 10 आ रही थी तो अब क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। ये क्लियर हो गया पॉइंट, सही है, ठीक। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। अब बात ये है कि हमारे पास ये हुआ कैसे। देखो पहली प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन तो ये है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करता हूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ही आती है। अब अगर मैं यहाँ 1 2 3 से एक्सपेंड करूंगा या फिर यहाँ 1 2 3 से एक्सपेंड करूंगा, वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि रो से एक्सपेंड करने पे और कॉलम से एक्सपेंड करने पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी प्रॉपर्टी कहां से आई है मेरे पास कि ये हमारे पास कैसे पता चला कि माइनस ऑफ दिस हो गया, क्योंकि जब ये रो थी, देखो मैं इसको दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। जब ये रो थी 1 के पास क्या था प्लस, 2 के पास माइनस, 3 के पास प्लस, तो अगर मैं ऐसे एक्सपेंड करता तो 1 अपने साथ प्लस साइन लाता, 2 अपने साथ माइनस साइन लाता, 3 अपने साथ प्लस साइन लाता या नहीं। और यहीं पे देखो जरा, 1 के पास क्या हो गया, माइनस साइन हो गया, 2 के पास क्या हो गया, प्लस हो गया होगा, 3 के पास माइनस साइन हो गया होगा। ये कौन से साइन की बात कर रहा हूं, जो i प्लस जे ऑड की वजह से आता था, हमने लास्ट टाइम इसको कवर करा था। तो हमारे पास इन सबके साइन, क्योंकि पोजीशन चेंज होने की वजह से इन सबके साइन चेंज हो गए हैं, और साइन चेंज हो गए हैं, ओवरऑल हुआ क्या, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ, इस वजह से जो नई वैल्यू आई वो माइनस ऑफ प्रीवियस वैल्यू आई है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको। एक बच्चे ने डाउट लिखा है कि अगर हम अगर आप 2 बार यही ऑपरेशन लगा देते हो, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी 2 बार, एक बार आपने कहा कि मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, फिर आपने कह दिया कि मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आ जाएगी। एक बार एक माइनस साइन आया, एक बार एक और माइनस साइन आ गया, और 2 माइनस साइन आने से क्या होता है हमारे पास, वो सेम आ जाती है वैल्यू। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे ही आप जितनी भी बार लगाओगे उतनी बार हर बार एक नया माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो माइनस मिलेगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स लगाओगे तो माइनस नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। एक और चीज यहीं पे बता देता हूँ, ये हम मैट्रिसेस में हमने ये पढ़ा था, याद हो तो, आर आई इंटरचेंज आर जे, इस तरह से। एक और बच्चे ने डाउट लिखा है R1 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा या नहीं। बिल्कुल होगा बेटा, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे R1 और R2 लिया। आप कोई भी 2 रोज या कोई भी दो, देखो मैंने लिखा इफ एनी 2 रोज और कॉलम, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे साइन हमेशा चेंज होगा। सही है, ये दूसरी चीज हो गई। ठीक, तीसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करो। थर्ड प्रॉपर्टी पे क्या कह रहे हैं, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। अब फिर से बता रहा हूं, मैं सारी प्रॉपर्टीज बोलूंगा। अगर कोई प्रॉपर्टी मैं रो के लिए बोलता हूं तो वो कॉलम के लिए भी वैलिड होगी, अगर कोई कॉलम के लिए बोलता हूं तो रो के लिए भी वैलिड होगी। ऑटोमेटिक सा मीनिंग ये लेके चलना कि रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है वो। तो मैं अभी कह रहा हूं, इफ एनी 2 rows of determinant are identical or proportional. If any 2 rows of determinant, अब मैंने रोज लिखा है, इसका मतलब कॉलम भी हो सकता है, रोज और कॉलम की बात है ना। सारी प्रॉपर्टीज रो कॉलम सब पे है, मैं किसी एक के लिए भी लिखूं इसका मतलब भी क्या है, दूसरे के लिए भी हो। If any 2 rows or columns of determinant are identical or proportional, the value of determinant is 0. The value of determinant is 0. जब भी मेरे पास किसी भी उसमें डिटर्मिनेंट में हमारे पास मान लो ये 1 1 1 2 2 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कभी भी ये ऐसे लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 2 1 2 3,
तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, या तो प्रोपोर्शनल हो जाए, जैसे इसमें रो वन और रो टू क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, ऐसे ही इसमें कॉलम वन और कॉलम टू क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो इस आइडेंटिकल को देखो, अगर मैं एक्सपेंड करके देखना इसको बाद में, एक्सपेंड अलोंग कॉलम थ्री के अलोंग जब एक्सपेंड करोगे तो 1 × 4 - 4 0 0 0 सब जीरो बन जाएंगे अपने आप। आप इसको एक बार एक्सपेंड करके देखना कॉलम थ्री के अबाउट, इसको चाहो तो रो थ्री के अबाउट एक्सपेंड करके देखना, तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जब थ्री के लिए करोगे आप, थ्री का 3 × में क्या आएगा, 2 - 2 फिर जीरो हो जाएगा, 4 × में क्या आएगा, 2 - 2 वो जीरो हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताती है, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे या फिर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी 0। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी पे मूव कर रहा हूं मैं। अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इनके एप्लीकेशन बताऊंगा आगे क्वेश्चन में हमें कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है। अभी पहले एक बार सारी प्रॉपर्टीज समझ लो। 6 प्रॉपर्टीज है टोटल, 6 या 7। उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप चैट बॉक्स में अपने डाउट लिखना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो हम लोग कवर कर लेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में लिख रहा हूं और कॉलम, क्योंकि रो और कॉलम दोनों के लिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by a constant k, is multiplied by a constant k। बेटा अभी डाउट पोस्ट मत करो, जब मैं बोलूंगा तब डाउट पोस्ट करना ना, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते बीच में, ठीक है। अभी डाउट मत पोस्ट करो, मैं टाइम दूंगा डाउट पोस्ट करने का, तब पोस्ट करना, वरना मैं बीच बीच में डाउट नहीं देख पाऊंगा ना पढ़ाते पढ़ाते। If each element of any two rows or column is multiplied by k, then delta new is k times delta old। तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू भी k टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको पता चलेगी, देखना। मैंने कहा कि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई मेरे पास डेल्टा ओल्ड था, ठीक है, जनरल ले लिया मैंने। अब मैंने आपको कहा कि डेल्टा न्यू में आपने क्या कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है, के A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमने क्या कहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम, जैसे मैंने इसमें रो में करा है आप कॉलम में भी कर सकते हो, अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया वो होगा डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू। अब देखो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, के A1 इंटू डिटर्मिनेंट B2 B3 C2 C3 माइनस के A2 इंटू उसका डिटर्मिनेंट प्लस के A3 इंटू एक और डिटर्मिनेंट, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। ये तो आप लिख लेते हो, आप एक्सपेंड कर लेते हो। और यहां पे अगर देखो A1 इंटू B2 B3 C2 C3 माइनस A2 इंटू एक डिटर्मिनेंट प्लस A3 इंटू एक डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखा जाएगा। ये मेरे पास है डेल्टा ओल्ड, ये मेरे पास है डेल्टा न्यू। अब क्या मैं यहां से के कॉमन नहीं ले सकता, अगर मैं के कॉमन ले लूं तो वो डेल्टा ओल्ड ही नहीं बन जाएगा। देखो A1 A2 A3 ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल सेम जैसे पहले थे, तो क्या बन गया मेरे पास, डेल्टा न्यू इज के टाइम्स डेल्टा ओल्ड, बन गया या नहीं। डेल्टा न्यू इज के टाइम्स डेल्टा ओल्ड, बड़ी आसानी से बन गया। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या खास बात आपको पता चली कि पहली चीज मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं के को किसी डिटर्मिनेंट से, तो मैं एक रो या एक कॉलम में कर सकता हूं। जैसे आप अगर इसको ऑब्जर्व करो, इसी को ऑब्जर्व करो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। अगर यहाँ पे देखूं तो अगले पेज पे देखते, चलो इसी पे देखते। अगर मैं इसको कहूं कि मैं यहां से के कॉमन ले रहा हूं, तो के कॉमन लेता, के बाहर आ जाता,
तो अंदर क्या बनता, वही डिटर्मिनेंट जो पहले था, डेल्टा ओल्ड ही तो बनता है यहाँ, और जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट भी है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट में अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं या कॉमन ले रहा हूं, एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं या कॉमन ले रहा हूं, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, जो कि मैट्रिक्स में नहीं था। मैट्रिक्स में अगर मैं किसी कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई करता था तो क्या होता था, सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते थे। याद आ रहा है आपको? अगर मैं कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता था तो सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट की केस में, अगर किसी डिटर्मिनेंट को देखो, अगर किसी डिटर्मिनेंट को मैंने के से मल्टीप्लाई करा है तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब क्या है कि वो के एक रो में था या फिर एक कॉलम में था। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है, if each element of any row is multiplied by a constant k या फिर column is multiplied by a constant k, then the value of determinant becomes k times the old determinant। तो नई वैल्यू है वो k टाइम्स बन जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी को ही। देखो कैसे, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें फिर से, जब मेरे को कोई मैट्रिक्स दी होती थी 1 2 3 5, ये मान लो ए मैट्रिक्स है, सही है, और मुझे 2a लिखना होता था, तो मैं क्या करता था, 2 4 6 10 करता था या नहीं? मैट्रिक्स में अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या करना होता था, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता था। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है मेरे पास, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 3 5। अगर मैं 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट कर रहा हूं तो मेरी मर्जी है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कर सकता हूं। जैसे इसको मैं 2 4 3 5 लिख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे हर एलिमेंट में करना है, क्योंकि अगर मैं हर एलिमेंट में कर दूंगा तो वो 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन अलग होता था, डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन अलग होता है। डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करो, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी, इसका मतलब क्या होता था कि सभी में मल्टीप्लाई करो। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगर इसकी वैल्यू देखो तो आएगी 5 माइनस 6 विच इज -1, और इसकी वैल्यू देखो तो आएगी 10 माइनस 12 विच इज -2, जो कि हमारे पास आनी चाहिए 2 टाइम्स। आ रही है, देखो बिल्कुल सही आ रही है। अगर मैं बाय चांस इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देता तो वो वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती। तो फिर से प्रॉपर्टी बताता हूं, डिटर्मिनेंट के केस में अगर आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में कर देना। मैट्रिक्स के केस में करना है तो सभी एलिमेंट्स को करना है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई डाउट? चलो, दो प्रॉपर्टीज हो रहा है, उसके बाद एक बार रिव्यू लेंगे सभी प्रॉपर्टीज का और फिर आपके डाउट्स एंटरटेन करेंगे, ठीक है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, या एक और काम कर सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी तक के अपने डाउट बता दो। अगर किसी को कोई डाउट है फोर्थ प्रॉपर्टी तक के, मैं रुक जाता हूँ एक सेकंड के लिए। आप अपने चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं, फोर्थ प्रॉपर्टी तक अगर डाउट है तो बता दो, ठीक है? मैं चैट बॉक्स पे जा रहा हूँ एक सेकंड। अगर कोई दो रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है तो बेटा, कोई भी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। नेक्स्ट, अगर किसी रो को मल्टीप्लाई करें सेकेंड रो से बी किया तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अगर पहली रो को मैंने रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर लिया और रो 2 को बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा बेटा? तब डेल्टा न्यू इज ए इंटू बी इंटू डेल्टा ओल्ड। सिंपल। अगर आपने किसी एक को ए से एक को बी से कर लिया तो वो ए बी हो जाएगा। ए ये अपने लिए ले आएगा, बी ये अपने लिए ले आएगा। के की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए, एक बच्चे ने लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बेटा मैट्रिक्स के डाउट तो मैट्रिक्स में ले लेते ना, फिर भी बता देता हूँ। चलो, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते थे किसी नंबर को तो सभी एलिमेंट से करते थे। डिटर्मिनेंट में जब कर रहे हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर रहे हैं। यही ऑपरेशन दो बार लगाया तो वो ए बी टाइम्स हो गया। सही है? के इंटीजर ऐसा कुछ नहीं है, के इंटीजर, के फ्रैक्शनल, के रैशनल, इसमें क्यों फंस रहे हो? के एक कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, आप वो मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब चैट बॉक्स बंद कर दिया मैंने, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ गया हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर
किसी भी रो या कॉलम में, अब इसकी अंग्रेजी थोड़ी बड़ी है तो मैं पूरी लिख नहीं रहा हूं, वैसे बता देता हूँ। किसी भी रो या कॉलम में मेरे पास समीशन ऑफ टू एलिमेंट्स लिखा हुआ है, मान लो A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, DEFGHI, ये लिखा हुआ है। देख रहे हो, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि रो 1 में समीशन ऑफ दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। देख रहे हो एग्जांपल। तो मैं कह रहा हूं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर समीशन ऑफ टू एलिमेंट्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लिखा मिलता है, जैसे मैंने इसमें रो में लिखा है, कॉलम में भी हो सकता है वो, तो आप इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। एक में आएगा A1 B2 C1, A2 B1 C2, DEFGHI, DEFGHI। तो अगर किसी रो या कॉलम में सम ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको सम ऑफ डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट आप पहले में पटक दो, कोई एक एलिमेंट आप दूसरे में पटक दो, उसमें आपकी मर्जी है। मैंने जान के देखो बी में चेंज कर दिया, मैं A1 B1 C1 भी लिख सकता था लेकिन मैंने चेंज कर दिया। वो अपनी मर्जी है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। कोई एक पहले के पास जाएगा, कोई दूसरा दूसरे के पास, वो कोई भी जा सकता है, वो आपकी मर्जी है कौन सा किसके साथ लेना चाहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। यही चीज अगर कॉलम में होती तो अगर यहीं पे तीन एलिमेंट होते तो तीन में ब्रेक कर लेता मैं। चार का समीशन लिखा होता A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो मैं उन्हें चार में ब्रेक कर लेता। तो अगर समीशन ऑफ एलिमेंट, अब इसका प्रूफ क्या है मेरे पास, प्रूफ देखो, अगर मैं रो 1 से एक्सपेंड करता हूं, मान लो A1 प्लस A2 इंटू एक डिटर्मिनेंट आएगा EFHI, आएगा या नहीं, माइनस B1 प्लस B2 इंटू में एक डिटर्मिनेंट आएगा DFGI, प्लस C1 प्लस C2 इंटू में एक डिटर्मिनेंट आएगा DEGH। सही कह रहा हूं। अब इसको A1 वाला टर्म, B2 वाला टर्म, C1 वाला टर्म अलग उठाओ तो वो ये बन जाएगा। ऐसे ही A2 वाला, B1 वाला और C2 वाला, या दो जो भी दो आप अलग करना चाहते हो उठाओ, दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इसी से हमने क्या करा, एक बार A1 B2 और C1 वाला टर्म अलग लिख लिया, वो एक डिटर्मिनेंट बना, और बाकी बचे हुए टर्म लिख लिए तो दूसरा डिटर्मिनेंट बना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर किसी एक रो या कॉलम में आपको समीशन ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है तो उसे आप समीशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा वैल्यूज में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा। और फिर से अगर दो एलिमेंट लिखे हैं तो दोनों में से कोई भी पहले कोई भी बात ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। A1 B1 C1 लेने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मर्जी होगी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो मैं बताऊंगा कि कब किसके साथ क्या लेना है आपको। इसमें कोई डाउट। एक प्रॉपर्टी और बची है, लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एक और ऑपरेशन हमने पढ़ा था RI सच दैट RI प्लस लैम्डा टाइम्स RJ, याद आ रहा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के टाइम पे ये ऑपरेशन पढ़ा था, या फिर कॉलम पे भी पढ़ा था और कॉलम पे भी यही ऑपरेशन पढ़ा था सेम। सही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन अगर मैं लगाता हूं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। अब ये कैसे पता चल रहा है हमें कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, देखो इसको समझाता हूं मैं। सिक्स प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, क्या कहा था, RI सच दैट RI प्लस लैम्डा टाइम्स RJ है, और ये कॉलम पे लगाई है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज, यही लिखा था मैंने पिछले पेज पे भी। तो मैंने आपको कहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास। मैंने इस पे एक ऑपरेशन लगा लिया, जो भी इसकी वैल्यू हुई मान लो, मैंने इस पे एक ऑपरेशन लगा लिया R2 such that R2 plus 3 times R1। फॉर एग्जाम्पल
R2 such that R2 plus 3 times R1 या लैम्डा टाइम भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। जो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा इस ऑपरेशन के बाद? R1 सेम रहेगा, A1 A2 A3, R2 क्या बनेगा? B1 प्लस 3A1, B2 प्लस 3A2 और B3 प्लस 3A3, C1 C2 C3। ये डेल्टा न्यू बना और ये डेल्टा ओल्ड था। समझ पा रहे हो? ऑपरेशन तो आपको लगाना आ गया, हमने लास्ट टाइम लगाया था, ये ऑपरेशन आपने लगा लिया। अब अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है, अगर किसी रो में मुझे सम ऑफ दो एलिमेंट्स दिखाई देंगे तो मैं उन्हें ब्रेक करके सम ऑफ दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकता हूं। तो मैं इसे सम ऑफ दो डिटर्मिनेंट में लिखता हूं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 3A1 3A2 3A3 C1 C2 C3। सही बात है। ये मेरे पास क्या बन गया? डेल्टा ओल्ड बना। और ये कितना है? 0। 0 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि रो 1 और रो 2 क्या हो गई है? प्रोपोर्शनल हो गई है। बिकॉज रो 1 एंड रो 2 आर प्रोपोर्शनल, और अगर प्रोपोर्शनल हो जाती थी तो वैल्यू कितनी हो जाती थी? 0। तो डेल्टा न्यू मेरे पास किसके बराबर आ गया? डेल्टा ओल्ड के बराबर आ गया। तो हमें क्या पता चला? ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने तब पढ़ा था, आर आई सच दैट आर आई इंटरचेंज आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स आर जे, या फिर यही सी आई सच दैट सी आई प्लस लैम्डा टाइम्स सी जे। तो इस वाले ऑपरेशन से हमारे ऊपर डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। ये इनके प्रूफ हो गए, और इनके प्रूफ एनसीईआरटी में भी बहुत आसान तरीके से गिवन है। अगर मान लो आपको उसके इसके प्रूफ में यहाँ कोई दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो देख लेना दोबारा से, वीडियो आपके पास होगी ही। और उसके अलावा भी दिक्कत है तो आपके पास एनसीईआरटी है, आप इसके प्रूफ देख सकते हो। आपको ये 6 प्रॉपर्टीज एज इट इज याद रखनी है। इन 6 प्रॉपर्टीज के बेस पे आप एक्सरसाइज 4.2 कर पाओगे। हालांकि एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी। उससे पहले ये सारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई है? एक बार चैट बॉक्स पे फटाफट से यस नो या जो भी डाउट है वो लिख दो फटाफट से। खुशी का डाउट है, देखो अब पढ़ लेते हैं। इफ फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर दो रोज एज एडिशन ऑफ 2 नंबर होगा तो कैसे ओपन करेंगे? फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर दो रोज एडिशन ऑफ 2 नंबर होगा, अच्छा डाउट है, बहुत बढ़िया। तो दोनों पे अलग अलग लगा लेंगे। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी में बालिका ने कहा, मान लो यहाँ A1 प्लस A2 हुआ, B1 प्लस B2 हुआ, C1 प्लस C2 हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा D1 प्लस D2 था, यहाँ पे E1 प्लस E2 था, यहाँ F1 प्लस F2 था, और यहाँ कुछ 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं इस पे लगा लूंगा। इस पे जब लगाऊंगा तो ये दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, E1 B1 C1, D1 प्लस D2, E1 प्लस E2, F1 प्लस F2 और 1 2 3, प्लस जब मैं यहां लिखूंगा A2 B2 C2, D1 प्लस D2, E1 प्लस E2, F1 प्लस F2, फिर 1 2 3। एक सेकंड रुको, बड़े सारे मैसेज कर दिए तुम लोगों ने। और ये देखो, हाँ ये देखो, डाउट था कि अगर एक से ज्यादा रो में सम ऑफ एलिमेंट्स दिखाई दे तो कैसे। तो आपको एक टाइम पे एक ही देखना है। आपने पहला देखा, 2 में ब्रेक कर दिया, फिर अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरे में, फिर ये 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, ये भी 2 डिटर्मिनेंट, टोटल 4 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे आपके पास। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक टाइम पे एक को देख के एक्सपेंड करो। आपने इसको देख के एक्सपेंड करा, 2 लिख लिए, फिर इसको देख के 2, फिर मान लो 1 2 3 की जगह पे भी होता, फिर 2 और, तब 8 डिटर्मिनेंट बन जाते हैं अपने पास। 6 वाली एक बच्चे ने कहा रिपीट कर दो। 6 वाली प्रॉपर्टी में सिर्फ हमने इतना लिखा है कि अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी। जो हमने ये ऑपरेशन पढ़ा था ऑलरेडी मैट्रिसेस में, वो चेंज नहीं होगी। इसका प्रूफ करा था। प्रूफ करने से क्या हुआ? जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया, ये वाली फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लगा के दोनों को सेपरेट कर दिया, ये प्रोपोर्शनल आ गए, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 हो गई तो वो डेल्टा ओल्ड के बराबर आ गया।
बच्चे का डाउट है, आपने R1 R2 चेंज करा, तो R1 और R3 चेंज करेंगे तो साइन में क्या फर्क आएगा बेटा? R1 R2 को चेंज करो, R1 R3 को करो, या R2 R3 को करो, किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगी। किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगी। सारी रोज को सारे कॉलम से कर दोगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगी। एक रो को एक कॉलम से चेंज करने का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। एक ऐसा नहीं कहोगे कि R1 को इंटरचेंज कर रही हूँ कॉलम 2 से, या R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ कॉलम 2 से, ऐसा नहीं होता है। सारे रोज सारे कॉलम इंटरचेंज हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। पॉइंट क्लियर हुआ? अरे बेटा, अगर आपको वो देखना है, बच्चा कह रहा है पेज ऊपर कर दो, लास्ट वाला एग्जाम्पल देखना है। लास्ट वाला एग्जाम्पल वीडियो में देखना होता है, सारे पैसे यहाँ ही नहीं वसूलने। देखो फटाफट, रोज और कॉलम, बच्चे ने डाउट पूछा रोज और कॉलम एक साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते क्या? रो को रो से चेंज एक ऑपरेशन है, रो कॉलम को कॉलम से चेंज दूसरा ऑपरेशन है। ये दो तरह के ऑपरेशन हो गए। कि मैं R1, देखो मैं लिख के समझाता हूं। मैंने ये कहा कि R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R3 के साथ, ये एक ऑपरेशन है। मैंने कहा कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम 3 के साथ, ये दूसरा ऑपरेशन। मैंने कहा R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम 3 के साथ, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। इसको प्यार से बदतमीजी कहते हैं, ये ऑपरेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता हूं सारे रोज और सारे कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूं, ये ऑपरेशन है। इसको क्या बोलते हैं प्यार से? ट्रांसपोज। ये पढ़ेंगे भी अभी, शायद मैंने बताया भी होगा बीच में। कुछ 4x4 के डिटर्मिनेंट के बारे में भी लिखा है बच्चे ने। 4x4 अपने उसका है नहीं कोर्स का, लेकिन उस पर भी प्रॉपर्टीज एज इट इज वैलिड रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने लिखा फोर्थ प्रॉपर्टी में डिवीजन के लिए भी हो सकता है। बेटा कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन का मतलब, के जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो के अगर 1/2 वैल्यू ले लेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिवीजन ही आ गया ना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सेम ही चीज है। मैंने के कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन बोला है, वो कांस्टेंट अगर 1 से छोटी वैल्यू ले लेगा, मान लो 1/2, तो वो क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 2। तो वो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए हम अलग अलग नहीं पढ़ता है, वो एक ही चीज है। चलो ओके, गॉट इट भी आ गया। चलो अब अगर किसी का कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक। अब मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ फिलहाल, जो अपने काम के क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन आपको यूज कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, देखो ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 12 कर रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ मेरे पास, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूव कर दो कि जीरो है विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको प्रूव करना है जीरो के बराबर विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का बेसिक मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टीज लगाओ, और प्रॉपर्टीज में भी वन स्टेप एक्सपेंशन अलाउड होती है। अभी दिखाऊंगा कैसे। फिलहाल देखो, अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 सच दैट R1 प्लस R2, तो क्या बनेगा मेरे पास? ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। ये क्या कहते हो? अब अगर आप देखो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, रो 1 और रो 3 आर प्रोपोर्शनल, इस वजह से डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो रो 1 रो 3 को प्रोपोर्शनल लिख के आप कह दोगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? जीरो। इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। और ये जो ऑपरेशन मैंने लगाए हैं, ये आपको खुद सोच के लगाना है कि मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं। जैसे मुझे यहाँ पे x प्लस वाई दिखा, यहाँ z दिखा, मैं ऐड कर लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है। यहाँ पे y प्लस जेड दिखा, यहाँ x दिखा, मैं ऐड कर लूं तो क्या बन रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? चलो इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल 15 है, एग्जांपल 15 आप लोग देखना, देखने में अच्छा लगेगा आपको करने में, सही है। अब मैं आपको और कोई क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि अपने काम का क्वेश्चन होगा, किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करना है और किस तरीके से क्या करना है। कोई एक क्वेश्चन देखता हूं मैं जिसमें और कोई खास प्रॉपर्टी लग रही हो। एग्जाम्पल 15 आप लोग रीड करोगे। एग्जाम्पल 15 में डिटर्मिनेंट बन रहा है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट में बन रहा है एग्जाम्पल। चलो एक काम करो, मैं एग्जाम्पल 15 स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है तो आपको समझ आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, देखते रहना स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल 15 में आपको कहा है एफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट है तीनों, तो उसने कहा है डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब equals to 0, then show that x y z equals to -1, ये हमें शो करना है। then show that x y z equals to -1, x y z, अच्छा x क्यूब नहीं है, ये वाले जो है ना x स्क्वायर है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, आप ठीक कर लो इसको। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, ये हमें कहा है कि आप ये दिया हुआ है 0 है, शो करो कि ये। सबसे पहली चीज बेटा क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि वो वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जिसमें सम ऑफ दो एलिमेंट्स होते थे किसी रो या कॉलम में, होते थे या नहीं। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या करा, 1 1 1 एक साथ लिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक साथ लिया, दोनों अलग अलग कर दिए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यू मुझे कितने की बना है, 0 की। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से x कॉमन ले रहा हूं, किसमें से, रो 1 में से, y कॉमन ले रहा हूं किसमें से, रो 2 में से, और z कॉमन ले रहा हूं किसमें से, रो 3 में से। तो क्या कह रहा हूं मैं, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम रो 1, y कॉमन फ्रॉम रो 2, z कॉमन फ्रॉम रो 3, रो 1 रो 2 रो 3 से x y z कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया मैंने तो देखते हैं क्या बना। जब कॉमन लिया मैंने तो ये तो ऐसे ही रहा, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ये तो एज इट इज रही, प्लस यहाँ पे आ गया x y z क्योंकि x y और z कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? पहली रो से x कॉमन, दूसरी से y, तीसरी से z, तो x y z बाहर आ गया। अब अगर आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को देखो तो इसमें सेम सेम सारी टर्म दिख रही है, 1 1 1 भी वैसे ही दिख रहा है, x y z भी वैसे ही दिख रहा है। तो मैं अगर इस पे ऑपरेशन लगाता हूं, इस पे मान लो, इस पे लगा रहा हूं, रो कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 3, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 इंटरचेंज हुए तो 1 1 1 इधर चला गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर आ गया, ये पहला ऑपरेशन लगाया। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1 ऐसा बनेगा। और फिर मैंने कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 1 भी लगा दिया। जब कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज करा तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 बन गया या नहीं। और एक बार ऑपरेशन लगाया, दो बार ऑपरेशन लगाया, एक बार माइनस साइन आया होगा, फिर एक बार माइनस साइन आया होगा, तो ये हमारे पास इसके बराबर ही बन गया होगा। देखो कॉलम इंटरचेंज, इस वाले पे एक बार ये वाला कॉलम इंटरचेंज लगाया, एक बार ये, और दो बार कॉलम इंटरचेंज लगाने से वैल्यू वापसी क्या मिल गई मुझे, सेम मिल गई। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम है। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस एक्स वाई जेड बचा। मैं इसको इसके बराबर लिख लूं या इसको इसको बराबर लिख लूं, दोनों सेम है, ये अभी हमने यहाँ पे साइड पे प्रूव करा है। इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, और हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड -1 है, इसका मतलब यही 0 आना होगा। तो मुझे पहले ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी नॉन जीरो है। तो अब मैं इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करूंगा। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करना है, देखो सबसे बढ़िया चीज किसी भी डिटर्मिनेंट में क्या है कि उसमें 1 1 1 लिखा मिले मुझे, या फिर मैं कोशिश करूं 1 1 1 बन जाए।
111 बनते ही क्या फायदा होगा कि मैं बहुत इजीली वैल्यू को, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर पाऊंगा। मैं इसकी वैल्यू अलग से निकाल रहा हूँ एक पेपर में, ठीक है, देखो यही डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है मैंने दूसरे पेपर पे, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ इस पे। तो वैल्यू क्या है, मैंने क्या करा, ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो 2 पे सच दैट रो 2 माइनस रो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो 3 पे सच दैट रो 3 माइनस रो 1, ये दो ऑपरेशन लगाने। आप एक टाइम पे एक ही लगाना, स्टार्टिंग में दो लगाना चाहो मर्जी है ना। तो इस ऑपरेशन से कोई फर्क पड़ता था वैल्यू पे, ना ही इससे। ये हमने पढ़ा था 6 प्रॉपर्टी में कि इन ऑपरेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो क्या होगा, 1 0 0 x y माइनस एक्स z माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ डेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, रो 2 से y माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं, रो 2 से z माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं रो 3 से। तो क्या बना, y माइनस एक्स कॉमन आ गया बाहर और z माइनस एक्स कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बना मेरे पास, 1 0 0 x 1 1 एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स z प्लस एक्स, यही बना। अब मैं और प्रॉपर्टी लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। जब भी मेरी किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरोस बन जाएंगी तो मैं इसके अबाउट एक्सपेंड कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन। सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन, सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन हमें अलाउड होती है। इसको भी हम प्रॉपर्टी वो ही मान लेते हैं। जब हमें लिखा हो ना विदाउट एक्सपेंडिंग, तो भी विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब तीनों को यूज करके एक्सपेंड नहीं करना, सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन कर सकते हो। मतलब लास्ट स्टेप पे आके आप जब दो जीरोस बना लोगे तो ये एक्सपेंशन अलाउड होती है। तो y माइनस एक्स ऐसे ही लिख दिया, z माइनस एक्स ऐसे ही लिख दिया। तो 1 इंटू में क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखता हूं, 1 इंटू में क्या आएगा, x प्लस जेड माइनस 1 इंटू में y माइनस एक्स। तो x कैंसिल हो गया, क्या बना, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू x कैंसिल हो गया, z माइनस वाई। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू वाइज सॉल्व करके। फिर से देखो, डिटर्मिनेंट को मैंने क्या करा, सबसे पहली चीज हमें क्या बनाना होता है, ट्रिपल वन। अलग अलग डिटर्मिनेंट गिवन होंगे हमें, ट्रिपल वन कैसे बनाएंगे हम, कुछ जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था थोड़ी देर पहले। रुको मैं एक बार वो शीट दोबारा से लाता हूँ आपके आगे। कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने, यहाँ पे क्या, ये मैंने ऑपरेशन लगाया था, इस पे लगाया था ना रोमन। इस पे क्या हुआ, सारे एलिमेंट सेम बन गए। अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा बाहर तो 1 1 1 बनेगा ना। तो हमेशा क्या कोशिश करनी है, सारे एलिमेंट किसी एक रो में सेम बनाने की कोशिश करनी है आपको। सेम बना के उसे कॉमन ले लोगे, कॉमन लेते ही क्या बनेगा, 1 1 1 बनेगा। और 1 1 1 बनते ही क्या करोगे, दो को जीरो बना लोगे। दो को जीरो बना लिया, तीसरे से एक्सपेंड कर दोगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आया। अब ये डिटर्मिनेंट मैंने इवेल्युएट कर लिया ऊपर, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इट इज y। देखो इधर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है अभी हमने, क्या आई है हमारे पास, y माइनस एक्स इंटू में z माइनस एक्स इंटू में z माइनस वाई, यही आई है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इंटू में मैंने लिखा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अब क्वेश्चन में गिवन था x y z आर डिफरेंट, याद है क्वेश्चन में गिवन था डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारे पास, नॉन जीरो हो गई। अगर हमारे पास डिफरेंट थे ये x y z, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई हमारे पास, नॉन जीरो। और अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो गई तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड शुड बी 0, इसका मतलब एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल्स टू -1। इतना क्लियर हुआ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, आप चाहो एक बार एग्जाम्पल सॉल्व है देख लेना, वरना वीडियो को देखना दोबारा से, वीडियो देख के भी आपको समझ आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। एक कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लाता हूँ बढ़िया था, जो मैं आपके लिए सॉल्व करूँ तो आपको अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल 16 कर देता हूँ, चलो एग्जाम्पल 16 कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करा रहे हो तुम लोग, खुद मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो घर पे, ये बता दो मुझे।
देखो ये एग्जाम्पल 16 है, उसने कहा इसको प्रूव कर दो ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इसके बराबर। एक और रूप में लिखा है उसको, वो आप अपने आप एनसीईआरटी से देखें। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो क्या है? 1/a 1/b 1/c। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग a common from row 1, b from row 2, c from row 3। क्योंकि a b c बाहर भी चाहिए मुझे, तो मैंने रो 1 से, रो 2 से और रो 3 से a b c कॉमन लिए। a b c बाहर आ गए। क्या बना? 1/a प्लस 1, 1/a 1/a 1/b 1/b प्लस 1, 1/b 1/c 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 प्लस 1। दिखाई दिया? ऐसा बना। अब ऑब्जर्व करो, मेरी ये सारी टर्म्स मेरी राइट हैंड साइड से मिलती जुलती टर्म्स है या नहीं? ये तो फायदा हो गया अपना। अब मैं क्या करूंगा? चलो ये तो बना ली मैंने, पहला हिंट समझ आ गया एबीसी कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो मेरी अंदर की टर्म्स है ये डिटर्मिनेंट की, वो मुझे राइट हैंड साइड जैसी दिखाई दे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब देखो जरा, रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड कर रहा हूँ। रो 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। कैसे क्या फायदा होगा? 1/a 1/b 1/c और 1, 1/a 1/b 1/c और 1, 1/a 1/b 1/c और 1 सब ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा? ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। बाकी सेम रहा। बाकी सेम रहा। अब मैं क्या करूंगा? टेकिंग 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन, कॉमन ले लेता हूं फ्रॉम रो 1। तो बना ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन आ गया। इधर बना 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। देखो कोई समस्या लग रही हो अगर इसमें तो। अब जैसे ही मेरे पास दो ट्रिपल वन बन जाता था, ट्रिपल वन बनाने का तरीका समझ आया? एक चीज कॉमन बनाओ किसी भी एक रो या कॉलम में, उसको कॉमन ले लो। अब जैसे ही ट्रिपल वन बन गया, मैं क्या करूंगा? कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये ऑपरेशन लगाते ही यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बन जाएगा। फिर मैं सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन कर दूंगा, जैसे कि मैंने अभी वाले क्वेश्चन में करी थी, पिछले क्वेश्चन में भी करी थी ये एक्सपेंशन। करके दिखाऊं कैसे होगा ये आगे। इससे ये ऑपरेशन लगा, ए बी सी आया ही हुआ है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 ये आया हुआ है। यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये है हमारे पास, सही है। अब क्या बनेगा जब मैं ये ऑपरेशन लगा लूंगा? कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 1 तो ऐसे ही रहना है 1/b 1/c। ये जीरो बनेगा, ये 1 बनेगा, ये जीरो बनेगा, फिर ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये 1 बनेगा। अब जब सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन करूंगा तो 1 आंसर आएगा। तो मेरा आंसर क्या देगा? ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। हेंस प्रूव तुम्हें लिखना आता ही है बचपन से, वो तुम्हारा फेवरेट है, वो तुम लिख लोगे। तो पॉइंट देखो इसमें दोबारा से क्या करा मैंने। सबसे पहले देखा कि राइट हैंड साइड में जो टर्म्स दिखाई दे रही हैं अपने डिटर्मिनेंट के टर्म्स को वैसे ही बना लेता हूँ। तो मैंने ए बी सी कॉमन लिया, रो 1 रो 2 रो 3 से ऐसी टर्म्स बन गई। फिर मैंने ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3, जिससे मेरे पास ये एलिमेंट सेम बन गया। सबका सेम बनने से ये कॉमन आ गया, कॉमन आने से 1 1 1 आया। 1 1 1 के बाद अपना काम आसान हो जाता है, एक 1 की हेल्प से बाकी दोनों को जीरो बना लेते हैं और सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन कर देते हैं। इतनी अपनी कार्रवाई आज की कार्रवाई थी। अब एक सेकंड के लिए मैं आपको ये बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको एक्सरसाइज 4.2 अटेम्प्ट करनी है अच्छे से। 4.2 आप लोग पहले एग्जाम्पल करेंगे, 4.2 से पहले जितने एग्जाम्पल गिवन है वो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 अटेम्प्ट करेंगे।
अब एक्सरसाइज 4.2 पूरी अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से, जो डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगली क्लास में, अगली क्लास कब है अपनी, वेंसडे को, अगली क्लास में मैं ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा, या फिर सैटरडे भी डाउट सेशन रखा हुआ है, या फिर मैं सैटरडे में डाउट क्लियर कर दूंगा, वो देख लेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम 4.3 से आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार लास्ट पार्ट दिखा दो एग्जाम्पल 16 का, ये कहा है बच्चे, देखो लास्ट में ये करा हमने एग्जाम्पल 16, 1 से एक्सपेंड करूंगा तो 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन, सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन का मतलब होता है दो एलिमेंट 0 बना चुका हूं, एक ही एलिमेंट बचा है। वैसे तो तीनों से एक्सपेंड करना होता है, दिस इनटू ये डिटर्मिनेंट माइनस दिस इनटू ये डिटर्मिनेंट माइन प्लस दिस इनटू ये डिटर्मिनेंट। सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन का मतलब क्या है, मैं किसी रो या कॉलम में दो 0 बना चुका हूं, अब सिर्फ इस एलिमेंट से एक्सपेंड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, 1 इंटू में 1 0 0 1 ये वाला डिटर्मिनेंट करूंगा और यही आंसर होगा, और ये आंसर आया कितना है 1, क्योंकि 1 इंटू 1 आया, तो वही बन गया मेरा आंसर इधर वाला। सिंगल एलिमेंट एक्सपेंशन का मतलब है किसी भी एक रो या कॉलम में क्या करना है आपको, दो 0 बनानी है, उसके बाद जो तीसरा बचा एलिमेंट है उससे एक्सपेंड कर। चलो आज की क्लास हम लोग यही एंड कर रहे हैं, चलो ऑल द बेस्ट।